क्या शिक्षक संगठन सिर्फ राजनीति करते हैं? राजनीति नहीं करते। हम छात्र हित में, राष्ट्र हित में और समाज के हित में जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए उस रूप में शिक्षक संगठन में काम करते हैं। आंदोलन शिक्षक संगठन करते हैं तो उसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है क्या? एक साथ सारे शिक्षक संगठन या शिक्षक आंदोलन में नहीं होते हैं। उससे ऐसा 98 के बाद में ऐसा हुआ नहीं है। 98 में हुआ था। आज के समय में शिक्षकों की सबसे बड़ी और व्यवहारिक समस्या क्या है? शिक्षकों की कमी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नहीं है। राजनीति से दूर रख करके हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक स्थायी और व्यवस्थित शिक्षा नीति, तबादला नीति बनाने पर जोर देना चाहिए। एक समान जॉब चार्ट है लेकिन उनका वेतनमान एक समान नहीं है। वो जमीन आसमान का अंतर है। महीने के 2467 रुपए तो बहुत कम है आज के समय, बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जी रहा है। आपका मानना है कि क्षेत्रीय स्तर की संस्कृति, भाषा और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ के प्राइवेट स्कूल में भेजे जाते हैं। आज सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो रही है दिन ब दिन। सरकार द्वारा भी संसाधन उपलब्ध मुहैया कराए जा रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे थे वो अधिकारियों, कर्मचारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा छात्र और अच्छा नागरिक कैसे बने, ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। समाज में दहेज संबंधी जो समस्या है, इस पे आपके क्या विचार है? तो कई लोग ढोंग करने के लिए टीका लाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और संबंधित को वापस लौटाते हैं। ये तो और भी अंधविश्वास फैलाना, ढोंग, हाँ, ये ऐसे इस तरह से दिखावा करने से ये नहीं करना चाहिए। आपका ये कहना है कि अगर आप या तो टीका ले ही नहीं, हाँ, अगर लेते हो और पीछे से लेते हो, इससे अच्छा उस पैसे का सदुपयोग हो समाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जयश्री पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो न केवल छात्रों का बल्कि शिक्षकों की आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। आज हमारे साथ श्री उदय सिंह जी डिंगार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत और आभार दोनों, जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बहुमूल्य समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। मेरा जीवन, मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे दादाजी आर्मी में थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन में लड़े थे और उन्हें 2 पेंशन मिलती थी। एक तो जो सैनिक को मिलती है सामान्य वो, और दूसरी गैलेंट्री पेंशन, IDSM शौर्य पदक मिला था, तो 2 पेंशन मिली थी। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे और मैं शिक्षक हूँ। मेरी पत्नी भी शिक्षक है। अच्छा, आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े? जी। एक आम शिक्षक के नज़र में शिक्षक संगठन की क्या अहमियत है सर? सबसे पहले तो शिक्षक, शिक्षार्थी और राष्ट्र, ये 3 भागों में शिक्षक संगठन भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब शिक्षार्थी नहीं होंगे और शिक्षा ही नहीं होगी तो शिक्षक संगठनों का कोई औचित्य नहीं। तो इन सब का बैकग्राउंड में छात्र ही है जो केंद्र में है, जो धुरी है। रही बात शिक्षक संगठनों की, शिक्षक संगठन केवल शिक्षकों की ही भलाई या शिक्षकों की मांगों की बात नहीं करते या न करनी चाहिए। उनके पीछे सबसे पहले हमारे सामने जो बैठा है बालक, वो हमारी धुरी है। उसके बाद में राष्ट्र को दृष्टिगोचर रखते हुए हमें इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए और ये हम कर रहे हैं। क्या शिक्षक संगठन सिर्फ राजनीति करते हैं या शिक्षा पे भी कार्य कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति नहीं करते हैं। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, शिक्षक बेसिकली शिक्षक है और वो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नियुक्त है और उसकी आजीविका और राज्य सरकार की ओर से उन्हें सैलरी भी इसी बात की मिलती है। शिक्षक संगठन राजनीति करते हैं या नहीं करते, मैं एक शिक्षक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जिसका नाम राजस्थान समग्र शिक्षक संघ है और वो पूर्णतया गैर राजनीतिक है। हम किसी पार्टी विशेष की राजनीति नहीं करते। हम छात्र हित में, राष्ट्र हित में और समाज के हित में जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए उस रूप में शिक्षक संगठन में काम करते। सरकार के द्वारा मांगों को कैसे मनवाते हो? शांतिपूर्ण वार्ता से या आंदोलन से? हम सरकार से मांगे भी, हमारी जैसे हमारा पेशा नोबल पेशा है जिसमें मांग या सड़कों पर उतरना ये कोई एक पार्ट नहीं है। हमारी मांगे या हमारी बात है उचित माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, हमारे अधिकारियों के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उचित प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और सामान्यतः उसका मेरा तो ये सोचना समाधान हो जाता है। और कभी नहीं होता रेयर केस में तो हम अधिवेशन के माध्यम से, यानी बहुत बड़ा कार्यक्रम करके उसमें सरकार के नुमाइंदे प्रतिनिधि को बुलाते हैं, जनप्रतिनिधि को, और उन तक हमारी बात पहुंचाते हैं। और फिर भी कभी नहीं हुआ तो लास्ट में सड़क पर उतरने की नौबत आती है, आंदोलन सामान्यतया नहीं आती है। तो सर, आंदोलन जब शिक्षक संगठन करते हैं
तो उसका प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर पड़ता है क्या? शिक्षक संगठनों में बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं। शिक्षक संगठनों को आंदोलन सामान्यतया नहीं करते हैं, किंतु मजबूरन में कभी करते हैं आंदोलन, तो भी एक साथ सारे शिक्षक संगठन या शिक्षक आंदोलन में नहीं होते हैं। उससे ऐसा 98 के बाद में ऐसा हुआ नहीं है, 98 में हुआ था तब, ताकि जो शिक्षक पीछे बचे हैं रहे हैं वो विद्यार्थियों का शिक्षा भी प्रभावित नहीं हो और हमारी बात भी सरकार तक पहुंचे, इतना यहाँ तक ही हमारा मेल जोल के साथ आप यस, अपने यस, कार्य को करवाते हैं। हाँ। आज के समय में शिक्षकों की सबसे बड़ी और व्यवहारिक समस्या क्या है? मैं तो ये कह रहा हूँ समाज की सबसे व्यवहारिक और बड़ी समस्या शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी इसलिए है कि हमारे दूर दराज और बॉर्डर और देहात के क्षेत्र में अध्यापकों की कमी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नहीं है, कम कमी है। तो सबसे पहले तो सरकार को उसके अकॉर्डिंग भर्ती करनी चाहिए, पुनः स्टाफिंग पैटर्न करके जो पद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप और कक्षाओं के अनुरूप बन रहे हैं सारे पद भरने चाहिए। ये सबसे पहली समस्या है। दूसरी समस्या शिक्षकों की कि कई सालों से ट्रांसफ़र के लिए नीति तय नहीं है। मुझे ये जानकर बड़ा ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि देश की आज़ादी को लगभग 80 साल पूरे होने आए हैं, 79 ईयर हो रहे हैं और अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी तबादलों की। ये बहुत बड़ा दुखद विषय है। शिक्षकों की जो तबादला नीति के बारे में सरकार बात कर रही है, उसके संबंध में आपका क्या विचार है? सरकारें बात कर रही है, पहले भी की है, तबादले भी होते हैं, पहले भी हुए हैं, अब भी होंगे, लेकिन एक गाइडलाइन हो ना, एक क्राइटेरिया हो तो शिक्षक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर समझे। यदि सरकार ये तय कर दे कि दूसरे जिले में जो जाएगा वो 10 साल नहीं आएगा, तो जो जाने वाला है वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाएगा। तो ये एक फिक्स होना चाहिए कि ये तबादला नीति का ये नियम रहेगा, ये रूल रहेंगे, ये रेगुलेशंस रहेंगे, ताकि एक पारदर्शिता रहे और शिक्षा में राजनीतिकरण नहीं हो। शिक्षा के मंदिर है ये भी, और इन मंदिरों को, शिक्षा के पवित्र मंदिरों को राजनीति से दूर रख करके हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक स्थायी और व्यवस्थित शिक्षा नीति, तबादला नीति बनाने पर जोर देना चाहिए। आपने अभी जैसे कहा कि शिक्षकों की कमी, पर सरकार का कहना है कि हम भर्ती समय समय पे कर रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती तो समय समय पर हो रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से पदोन्नतियां नहीं हुई। अब जब पदोन्नतियां हो रही है तो नई भर्ती भी तो वाजिब है, और जब नामांकन बढ़ने का टारगेट है तो भी नई भर्ती वाजिब है। तीसरी बात, समानीकरण कई वर्षों से नहीं हुआ है। किसी विद्यालय में 100 बच्चों पे 10 अध्यापक बैठे हैं, तो किसी विद्यालय में 200 बच्चों पे 5 अध्यापक ही बैठे हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, ये असमानता है, इसका एक समानीकरण और व्यवस्थित स्टाफिंग पैटर्न होना चाहिए, ताकि जहाँ ज़्यादा है अनुपात में, वो जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर सेटल हो सके। आपके हिसाब से शिक्षकों का समानीकरण होना चाहिए, हाँ, जिससे गांव में वो शिक्षक उपलब्ध हो सके। हाँ, आराम से जहाँ पर जरूरत है वहाँ जरूरत है, वहाँ शिक्षा में बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल। संविदा कर्मी, आंगनवाड़ी हेल्पर, कम कुक के संबंध में ये एक ज्वलंत समस्या है, बर्निंग क्वेश्चन है। प्रदेश में सरकारें बदलती रही, प्रदेश में नियम बदलते रहे, कई बार कोर्ट्स के भी फैसले आए, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं, एक समान शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता है, एक समान जॉब चार्ट है, लेकिन उनका वेतनमान एक समान नहीं है, वो जमीन आसमान का अंतर है। तो जो 30 साल से 32 साल से 25 साल से अनुभव जिनके पास है और समान काम समान वेतन होना चाहिए, वो सरकारों को लागू करना चाहिए। प्रदेश में सरकारें बदल रही है, वो लागू नहीं हो पा रहा है। हमारे संविदा, निविदा और प्लेसमेंट के कार्मिक हैं, उन्होंने अपनी जवानी खपा दी, जीवन के सुनहरे काल, सुनहरा समय था वो उनका पूरा हो गया, और उनको बाट जोते जोते आज परमानेंट होंगे, आज परमानेंट होंगे, और वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। सरकारों को चाहिए कि उनको तत्काल नियमित करना चाहिए। हमारे आपने कुक कम हेल्पर की बात की, केवल 2467 रुपये मिलते हैं आज उन्हें। अच्छा, महीने के 2467 रुपये, तो बहुत कम है आज के समय, बहुत कम है। ऊँट के मुंह में जी रहा है। 2467 रुपये में एक बजरी की टोली नहीं आती है, रेत की टोली, तो घर कैसे चलाना? तो उनका न्यूनतम मजदूरी के अकॉर्डिंग उनका मानदेय तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। न्यूनतम मजदूरी के कहीं नहीं है। यहाँ तक कि जो दूध बनाते थे, पिछली सरकार में महीने में 4 दिन दूध बनता था
सप्ताह में, अच्छा महीने में, सप्ताह में 2 दिन, महीने में 8 दिन। अच्छा 8 दिन के 500 रुपये मानदेय दिया जाता था, जिसका एक दिन का 62 रुपये 50 पैसे बनता है। अब ये सरकार, वर्तमान सरकार ने अच्छा किया कि पूरे महीने दूध दे रही है, सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है। अच्छा कदम। तो 8 दिन के जो 500 रुपये दे रहे थे, तो पूरे महीने के 1625 रुपये होते हैं 26 दिन के हिसाब से, तो उन्हें 1625 रुपये दिए जाने चाहिए। दिए जाने 8 दिन के आप 500 दे रहे थे, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। हमने बार बार ये ध्यान आकृष्ट किया, आगे भी करेंगे, और मजबूरन में हम आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी एक बड़ा आंदोलन भी करना पड़ सकता है। सर, क्या आपने इसके लिए ज्ञापन भी दिया था? हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया, शिक्षा मंत्री जी को भी दिए, हमने पीएम पोषण योजना के अधिकारियों को भी दिया, और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान यहाँ पधारे तब भी हमने ज्ञापन दिया, और बार बार दिया। जयपुर में इसको लेकर के एक कार्यक्रम भी हुआ, लेकिन 10% वृद्धि हुई, जो कोई पर्याप्त नहीं है। आपका संघर्ष इनके लिए अभी तक जारी है? जारी रहेगा, जारी रहेगा। जारी रहेगा, अंतिम दम तक जारी रहेगा। नई शिक्षा नीति के बारे में आपके क्या विचार है सर? नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वही भारतीय शिक्षा नीति है। मैं तो ये हमारी प्राचीन पद्धति के अनुसार आधुनिकीकरण है, उसका अच्छी बात है, बहुत अच्छी शिक्षा। अच्छी बात। मैं नई शिक्षा नीति के बारे में 2 बात कहना चाहूँगा। प्रथम तो यह कि नई शिक्षा नीति के तहत जो हमारे स्थानीयता की बात आ रही है, तो जो अध्यापकों की भर्ती है 3rd ग्रेड की, उससे पहले बाल वाटिका के अध्यापक या स्टाफ, वो सब जिला स्तर पर होनी चाहिए। 3rd ग्रेड तक की भर्ती सरकार को जिला स्तर से करनी चाहिए, ताकि एक तो ट्रांसफर के झंझट से मुक्ति मिलेगी, दूसरा जो स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेजेज, लोकल जो स्थानीयता के पढ़ाने का तरीका है, उसमें जो स्थानीय व्यक्ति है वो, और उसके पढ़ाने से संप्रेषण, जो समझने सोचने की बालक की जो क्षमता है, वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ का स्थानीय भाषा में स्थानीय शब्दों के चयन से स्थानीयता के परिप्रेक्ष्य में वो पढ़ाएगा। तो सरकार को चाहिए कि जो 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, बाल वाटिका, ये जो अध्यापकों की भर्ती है, मैं कह रहा हूँ समस्त कार्मिकों की, जिनकी ग्रेड पे 3600 तक है, जिलेवार भर्ती होनी चाहिए। आपका मानना है कि क्षेत्रीय स्तर की संस्कृति, भाषा और ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए? बढ़ावा देने के लिए ही क्षेत्रीय लोगों की जिलेवार भर्ती की जानी चाहिए, जैसे पहले होती थी। हाँ, पहले जिलेवार भर्ती होती थी, ठीक उसी तरह से इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलेवार भर्ती होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। जो हमारी लोकल स्थानीय भाषा है, राजस्थानी भाषा, इसके संबंध में जो आंदोलन चल रहे हैं, जो इसके लिए कार्रवाई हो रही है, उसके संबंध में आप क्या? राजस्थानी भाषा हमारी मातृभाषा है, टंग भाषा है। हिंदी भाषा उसकी बड़ी बहन है, हम हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन जब गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है, पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जाती है, कर्नाटक में वहाँ की लोकल कन्नड़ पढ़ाई जाती है, तो राजस्थान में हमारी राजस्थानी भाषा क्यों नहीं पढ़ाई जाती? राजस्थान, और जब दूसरी भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, तो राजस्थानी भाषा को भी होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी राजस्थान की स्कूलों में राजस्थानी पढ़ाने का जो एक निर्देश प्राप्त हुए, वो बड़ी खुशी का विषय है कि उससे बच्चे अपने राजस्थानी भाषा को स्कूलों में पढ़ेंगे, राजस्थान को बेहतर तरीके से जान सकेंगे, और जो हमारे दादी माँ की कहानियाँ या नानी माँ की कहानियाँ थी, वो कहानियाँ पाठ्यक्रम में शामिल होगी, तो राजस्थान को बेहतर ढंग से जान सकेंगे। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थानी केवल एक भाषा नहीं है, राजस्थान के लोगों की आत्मा है, भावना है, उनके पूर्वजों की सौगात है। आपका ये मानना है कि राजस्थानी भाषा को जोड़ने से बच्चों की शिक्षा में सर्वांगीण विकास होगा? राजस्थानी से बेटर ढंग से राजस्थान के बच्चे सीख सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और मैं तो कह रहा हूँ कंपटीशन एग्जाम में भी राजस्थानी भाषा के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है सर, इसके संबंध में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक अधिकारी है सरकारी या शिक्षक है, उनके भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ के प्राइवेट स्कूलों में भेजे जाते हैं, जबकि इनके ऊपर ही सब सारी जिम्मेदारी है। इस संबंध में थोड़ा आप आपने पीक पॉइंट पे प्रश्न मारा। यह आपकी बात 100% सही है कि अधिकारियों के और अध्यापकों के, नेताओं के बच्चे भी राजकीय विद्यालयों में पढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे देहाती इलाके जहां पर राजकीय विद्यालयों में पहले ही कहा शिक्षकों की या संसाधनों की कमी होने से वो निजी स्कूलों की तरफ आकर्षित होते आए हैं, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किंतु आज सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो रही है दिन ब दिन, सरकार द्वारा भी संसाधन उपलब्ध मुहैया कराए जा रहे हैं, स्टाफ की कमी का भी धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे जो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे थे, वो अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों की तरफ आ रहे हैं, और ये प्रक्रिया जल्दी ही हो सकता है और ज़्यादा लोग आने।
शुरू क्योंकि हो। सर ऐसा है कि राजनेता है, अधिकारी है और शिक्षक है, ये एक प्रेरणा स्रोत होते हैं। अगर भेजेंगे तो हो सकता है हमारे सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़े, अच्छा होवे, शिक्षा में प्रेरणा और बढ़े। ये अच्छा संदेश जाएगा और शिक्षकों को स्वयं के बच्चे, राजनेताओं के, अधिकारियों के बच्चे भी राजकीय स्कूलों में दाखिला दिलाया जाना चाहिए और ऐसे धीरे धीरे सुधार हो रहा है, सुधार हो। दिला रहे हैं और ये संदेश भी जा रहा है कि अब राजकीय विद्यालयों में भी नित नए डिजिटल के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के माध्यम से, नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से और नवाचार के माध्यम से राजकीय विद्यालयों में बहुत सुधार हो रहा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, एक अध्यापक बनने के लिए कई छलनी, जिसमें से सबसे पहले वो पीटीईटी में, जिनके 45% होते हैं ग्रेजुएशन में, वही पीटीईटी में बैठ सकता है। वो प्री टेस्ट, बीएड के प्री टेस्ट में जब पास होता है तब वो बीएड में जाता है। बीएड में अच्छे अंकों से पास होने के बाद वो रीट का एग्ज़ाम देता है। रीट का एग्ज़ाम देने के बाद वो शिक्षकों के पदों के अनुरूप मेरिट में आता है। उसके बाद में उसके दस्तावेज और इंटरव्यू वेरिफिकेशन के बाद में अध्यापक बनता है। यानी एक राजकीय अध्यापक बनना की क्वालिटी कंट्रोल जो अभी चल रहा है, राजकीय अध्यापक बनना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत क्वालिटी कंट्रोल है, समझ रहे हो। उस क्वालिटी कंट्रोल में पास होके, इतनी छलनी से पास होकर एक अध्यापक बनता है तो निश्चित रूप से वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। हमें राजकीय विद्यालयों की तरफ निश्चित रूप से आकर्षित होना चाहिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा राजकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाना चाहिए। आप स्वयं को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं या नेता के रूप में देखते हैं? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, प्रथम दृष्टया हम सब एक शिक्षक हैं और छात्रों के लिए है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए। शिक्षक संगठन जब छात्र शिक्षा विभाग समाज के प्रतिनिधि के रूप में सारे के सारे शिक्षकों और छात्रों की बात रखने के लिए नहीं आ जा सकते, तो हमें अधिकृत किया गया है कि ये एक यूनियन है, ये कोई अलग नहीं है, उसी का पार्ट है। अब राजनीतिक दल ना होके अपनी एक बात रखने नहीं, वहाँ एक बात, ये एक शिक्षक संगठन है और शिक्षा विभाग का पर्टिकुलर, मैं एक कर्मचारी यूनियन का भी उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश का, तो वो कर्मचारियों की बात सरकार तक पहुंचाने के, आदान प्रदान के, संप्रेषण के लिए माध्यम है। हम किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं, हम राजकीय लोग हैं और राजस्थान की सरकार के लिए जो सत्ता में आती है सरकारी योजनाओं का इंप्लीमेंट करना, छात्रों को पढ़ाना, ये काम है। और जो पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सरकार के उस समस्या को सरकार के सामने रखना और उसका समाधान करवाना। क्या आज के समय में शिक्षक और छात्र का रिश्ता बदल रहा है? देखो, शिक्षक और छात्र और समाज, ये सब एक ही पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे अधूरे हैं। शिक्षक की ये प्रथम जिम्मेदारी है, छात्र को ऐसा गढ़कर समाज को, राष्ट्र को एक सुनियोजित अच्छा नागरिक प्रदान करें। राजकीय नौकरी प्रदान करना या कक्षा में प्रथम आना ही शिक्षक का उद्देश्य नहीं है छात्र का। वो छात्र है जो भारत का भावी भविष्य है, समाज का भावी कर्णधार है। अच्छा छात्र और अच्छा नागरिक कैसे बने, ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। और इसके लिए आज के ज़माने में, आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक पर दोहरी और भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज समाज में कई कुरीतियाँ आ रही है, कई तरह से दूसरी बातें भी आ रही है। तो एक अध्यापक होने के नाते ये बड़ी जिम्मेदारी है कि एक अच्छा छात्र, अच्छा नागरिक समाज और राष्ट्र के लिए दे, ये शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अभी हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा जिसमें एक छात्र एक शिक्षक की पिटाई कर रहा है। कारण सिर्फ इतना था कि शिक्षक ने उसको नंबर कम दे दिए। देखो, ये जो घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हो, ये 0.0 है। ये ऐसा सामान्यतया नहीं होता है। अब उस घटना के पीछे क्या कारण रहे होंगे या वो घटना क्यों घटित हुए, उसके कोई व्यक्तिगत या तात्कालिक कारण रहे होंगे, उसका पूरे समूचे समाज पर थोपना उचित नहीं समझते। एक शिक्षक और छात्र का अच्छा संबंध रहना इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। हाँ भाई, ऐसा सारा ऐसा ही है। शिक्षक और छात्र, गुरु शिष्य का संबंध है। और हमारे भारत में तो गुरु शिष्य की परंपरा रही है। गुरु को भगवान से भी बड़ा बताया गया है, भगवान से बड़ा बताया। हाँ, तो इसलिए ये परंपरा हमारी रही है। और नई शिक्षा पद्धति भी जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो भी इसी धारणा की है। वो हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति जो गौरवशाली भारत था, उसी के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई बड़ी सराहनीय शिक्षा नीति जो पूरे देश में लागू हो रही है। अच्छी बात है। सर, आप राजपूत समाज का एक बड़ा चेहरा है, तो राजपूत समाज की सामाजिक दृष्टिकोण में क्या योजना है आगे
क्या किया जा रहा है, क्या देखो, राजपूत समाज का तो मैं बड़ा चेहरा नहीं हूँ, लेकिन राजपूत समाज का एक सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य कहा जा सकता है। राजपूत समाज की भावी प्लानिंग में तो अभी बहुत जल्दी ही एक जालोर जिले के ऊनड़ी गांव में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें समाज के विकास के लिए, समाज के सुधार के लिए और समाज की उन्नति, राजनीतिक और राजकीय नौकरियों में एस्टैब्लिश के विषय में, प्रतिभाओं के सम्मान के विषय में और चिंतन शिविर के रूप में आयोजन किया जाना है। उसके अंदर नशा मुक्ति के संबंध में भी सुना है देखो, कि नशा मुक्ति, आज नशा मुक्ति का जो काम है पूरे देश का 36 कौम के समाज के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे युवाओं में नशा एक तरह से धीरे धीरे एंटर हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, सभ्य समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, और उस नशे के प्रकार भी अब विविध हो रहे हैं। तो हम सबको सतर्क रह के हुए, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको नशे से कैसे दूर रखें, क्योंकि पहले तो नशे के नाम पर केवल शराब और वही नाम आते थे। अब नशे के नाम पर ऐसी ऐसी चीज़ें उपयोग में आ रही है कि आप और हम उन कई बार चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं। तो नशा मुक्त समाज के लिए हम सबको सतर्क रहकर और शालीनता से, गहनता से सोच विचार कर इसको विराम लगाया, कैसे विराम संभव है और बच्चों को उससे कैसे दूर रखे, इसके लिए प्रयास किए जाने। राजपूत समाज में दहेज संबंधी जो समस्या है, इस पे आपके क्या विचार है? राजपूत समाज में दहेज के कई रूप हैं। अब पहले तो सीधे सीधे टीका लेने की परंपराएं थी, अब आजकल टीका नहीं लेते हैं क्योंकि समाज में जागरूकता और हुआ है। तो कई लोग ढोंग करने के लिए टीका लाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और संबंधित को वापस लौटाते हैं। इस पर मेरी बड़ी सटीक और कटु टिप्पणी है कि जब आप टीका दे रहे हैं और आपको टीका लेना नहीं है तो वो वापस लौटा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब वापस लौटाना है तो या तो वो किसी गौशाला में दें, या बालिका शिक्षा फाउंडेशन में दें, उसका कुछ भाग दें, या विद्यालयों में दें, जो शिक्षा के मंदिर हैं, हम बाकायदा रसीद देंगे और उसके पाई पाई का हिसाब भी देंगे। तो इस तरह का ये जो दिखावा हो रहा है ना, इस पर रोक लगनी चाहिए। और यदि दिखावा हो रहा है और दिखावे के लिए फोटो खिंचा रहे हैं, पैसे बता रहे हैं, तो उन पैसों को फिर आप कहीं, आपका ये कहना है कि अगर आप या तो टीका ले ही नहीं, हाँ, अगर लेते हो और पीछे से ले, तो इससे अच्छा उस पैसे का सदुपयोग हो समाज में। हाँ, समाज में सदुपयोग है। आप ले रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो, वही दे रहे हो। ये तो और भी अंधविश्वास फैलाना, ढोंग, हाँ, ये ऐसे इस तरह से दिखावा करने से ये नहीं करना चाहिए। और राजकीय नौकरी में ईडब्ल्यूएस के संबंध में आपके क्या विचार? ईडब्ल्यूएस बहुत ही अच्छा, सराहनीय और समाज के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। ईडब्ल्यूएस में जो सरलीकरण होना चाहिए, या सेंटर में नहीं है, वो भी स्टेट की भांति सरलीकरण होना चाहिए। हमारे जो आय की बंदिश है वो हटानी चाहिए। जमीन की जो हेक्टर्स की जो सीमा, एक सीमा की हुई है, वो जो बंदिश है वो भी हटाई जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचे, ये कार्रवाई की जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस बहुत फायदेमंद हो रहा है। जिस तरह से हमारे सिरोही जिले में टीएसपी से भी समाज को लाभ हो रहा है, तो जो हमारे गांव टीएसपी से वंचित हैं, उन्हें भी टीएसपी में लाने के लिए, जो किनारे पर हैं, उनको टीएसपी में शामिल किया जाना चाहिए। इससे कमजोर आर्थिक तबके को ज़्यादा फायदा मिलेगा। टीएसपी में तो सबको मिलता है और ईडब्ल्यूएस में कमजोर आर्थिक तबके को मिलता है, ये अच्छी बात है। तो उसका और सरलीकरण हो तो ज़्यादा लोग उसमें जुड़े, ज़्यादा क्राइटेरिया बढ़े, ज़्यादा लोग पात्र हो सकेंगे। समाज के लिए कुछ संदेश देना चाहते हो तो? समाज के लिए तो यही कहना चाहेंगे हम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़े, और हमारे बालिका शिक्षा के क्षेत्र में जो आज बालिकाएं मेहनत कर रही है, उनको भी मोटिवेशन देना चाहिए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी मोटिवेशन देना चाहिए। जो समाज में कुरीतियाँ आ रही है, अभी जिसकी अपन ने चर्चा की, उन कुरीतियों पर रोक लगनी चाहिए और नशा मुक्त समाज, अच्छा समाज बने। हम सब मिलकर प्रयास करें। मैं उपदेश देने जितना बड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन हम सब मिलकर के अच्छा काम करें तो समाज निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल कर सकेगा। आपका कहना है कि समाज में सबकी जरूरत है, सबका सहयोग की, सबका सहयोग चाहिए। समाज में सभी पार्टियों की भी जरूरत है। हमारे समाज के बंधु, मैं तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन समाज के बंधु, मान लो कोई बीजेपी में है तो वो वहाँ पूरे तन मन और निष्ठा से बीजेपी, और कांग्रेस में है तो तन मन निष्ठा से कांग्रेस में रहें, और सामाजिक संगठनों में है वहाँ पर रहें, तन मन धन से अच्छा काम करें, और सब मिलकर के समाज हित में अच्छा काम करें, राष्ट्र के हित में अच्छा काम करें। और सभ्य समाज, हम सब 36 कौम के लोग आपस में, हमारा सबका ताना बाना है,
हम केवल राजपूत समाज की बात नहीं करते, राजपूत समाज के साथ में हमसे जो जुड़े हुए अन्य समाज है, सारे समाज है, सभी समाजों में नशा पर सही। प्रतिबंध लगना चाहिए, नशा मुक्त समाज होना चाहिए, सही है। शिक्षा पूर्ण समाज होना चाहिए, सभी समाजों को उचित प्रतिनिधित्व हो, सभी समाजों का विकास हो और हम सब मिलकर देश और राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के विकास, संधारण, संवर्धन में भागीदार बने। इन्हीं आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमको बहुमूल्य समय दिया।